नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल के चुनावी दंगल खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। हमने चुनावी दंगल में कई तरह की और कई मुद्दों पे चर्चाएं की और आज चुनावी दंगल का विशेष चर्चा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसी के साथ कई मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं और कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ सत्येंद्र हैं यूपी से, जिनका रुख हम करेंगे। और सत्येंद्र, आज भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है और इसी के साथ साथ क्या कुछ है जनता का मूड, जनता से जुड़िए सत्येंद्र। काजल जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कई मायने से ये संकल्प पत्र अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं, झूठ का पुलंदा है। ये कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अगर मैनिफेस्टो इन्होंने अपना जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है, तो इसमें किसानों का भला कहाँ, एमएसपी क्यों नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के लोगों का भी कहना है। तमाम लोगों से मैं बात करूंगा कि आखिर क्या इस तरीके को जो है संकल्प पत्र बीजेपी का किस तरीके से देखते हैं, बीजेपी का संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो है, ये मैं 2014 से यही संकल्प पत्र देख रहा हूँ। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। इसमें गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों के लिए हम कुछ नहीं है। तो किसान और नव युवा को आप नौकरी देने का संकल्प पत्र में वो प्राविधान आपके नहीं है। तो जनता 140 करोड़ आपको किस हिसाब से वोट देगी? अगर इनके पूरे संकल्प पत्र का मैं कह रहा हूँ आप एक्सरे करवाइए 2014 से आज तक, सेम रिपोर्ट आएगी। किसी भी डॉक्टर से आप ले लीजिए, तो आपको जनता कहाँ से वोट देगी? आपको तो नकार रही है जनता। क्यों भैया, झूठा है क्या ये संकल्प पत्र? यह संकल्प पत्र भारत के विकास के लिए है। संकल्प पत्र दलालों के विकास के लिए नहीं, चाटुकारों के विकास के लिए नहीं। इससे पहले जो संकल्प पत्र जारी हुआ था कांग्रेस का, 49 साल संकल्प उनका जो खुद का गढ़ रहा रायबरेली और अमेठी, वहां की हालत एकदम पूरी तरीके से खस्ता थी। वो भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली और अमेठी को संवारा है, समझे। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो देश के विकास के और उन्नति के लिए है और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए है। ये ऐसा है, ये लोग विपक्ष के लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी विकास करेगी, विकास कार्य कोई भी करेगी, तो इनको विकास नहीं लगेगा, विनाश लगेगा, क्योंकि विनाश में इनका स्वार्थ है। उसमें जो है लोग इनके पास आते हैं, दलाली, उसमें दलाली की भागीदारी भाजपा वाले कर रहे हैं यार। संकल्प पत्र में किसानों को कहीं फायदा मिलेगा क्या? किसानों को फायदा मिला है ना। 750 किसान माननीय प्रधानमंत्री के आवास के 30 किलोमीटर आगे शहीद हो गए, तो शहादत किसानों की हुई है ना, तो किसान तो फायदा में है। यहाँ केवल एक ही मॉडल फायदा में है, पूरा देश त्रस्त है। केवल एक मॉडल है जो बार बार उसी मॉडल का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता था, गुजरात मॉडल। वो इस समय हरा भरा है, वो इस समय बस केवल गुजरात मॉडल है। बुलेट ट्रेन है, हर साल 2 करोड़ का नौकरी है, हर जनपद में कल कारखाने हैं, हर जनपद को उत्तर प्रदेश का गुजरात मॉडल बना दिया गया है। शिक्षा को आधुनिक तकनीकी से लैस कर दिया गया है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधार दी गई है, सड़कों की व्यवस्था सुधर गई है, बिजली के तमाम पावर हाउस का स्थापना हो चुकी है। तो कहने का मतलब कि इनके कथन पर न मत जाइए। ये हाथी के दांत जैसा है, खाने का और दिखाने का और देश के प्रति इनकी जो प्रतिबद्धता है। अगर 50 साल में मैं नहीं किया होता तो मोदी जी किस कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनते? ये तो कांग्रेस ने किया था। प्रधानमंत्री की कुर्सी कांग्रेस ने बनाई थी। सारा सिस्टम, सारा देश का स्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनाया था। सारा हिंदुस्तान के अंदर कल कारखाने से कांग्रेस ने पाटा था। सारा इसरो से लेकर के, कांग्रेस ना होती तो आज हम लोग आदिवासी होते। बिल्कुल। आज हम लोग बता रहे हैं, और पूरे विश्व में सब जगह कांग्रेस नहीं थी, सब लोग आदिवासी हैं, समझे। कांग्रेस ना होती, जो बता रहे हैं, हम लोग कपड़े नहीं पहनते। कांग्रेस ना होती तो हम लोग दिल्ली में तो कांग्रेस ने काफी रोड अच्छे तैयार किए थे। कहाँ पर? दिल्ली में
कब तैयार किए भैया? मुख्यमंत्री कांग्रेस के भैया ऐसा है, जो गढ़ था जहां पर लोग उम्मीद लगाए बैठे थे सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से और गांधी परिवार से, जो कांग्रेस का गढ़ था जहां उम्मीद लगाए बैठे थे और जहां बार बार चुनाव जीतकर यहां से गांधी परिवार को जिताकर भेजा गया केंद्र के लिए, उस गढ़ को इन्होंने किस तरह किया था, पूरा जो है खस्ता हाल कर दिया। सड़कें वहां पर चलने लायक नहीं थी, बिल्कुल चलने लायक थी, वहां सड़कें नहीं थी। और ये बताते हैं विकास का, ये झूठे प्रवचन केवल देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है भविष्यवाणी करती है वही करती है, जो कहती है वही करती है। क्यों? बिल्कुल। देखिए ये आप अगर जाइए रायबरेली में तो ये नहीं पता लगता है सड़क में गड्ढा कि गड्ढे में सड़क। भैया ठीक कह रहे हैं क्या ये ठीक करें आप रायबरेली? देखिए, मैं बोलूंगा फिर भाई साहब बोलने आएंगे तो आप उन्हीं की पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अन्य लोगों से बात करिए तो ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब गड्ढे पे गड्ढा नहीं है। अब ये स्मृति ईरानी की चर्चा कर रहे हैं, जो कही कि लोकसभा में माननीय ये क्या नाम है इनका, नहीं, स्मृति ईरानी ने कहा कि किस करते हैं, किसको कहा? राहुल गांधी को। अब जब हमारे देश की एक महिला जो है ये आपके स्मृति ईरानी ऐसा शब्द बोली कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है, वो किस कर रहे हैं और ये पिस कर रही हैं, यही पिस करके चुनाव लड़ने आएंगी। यदि यही पिस करके चुनाव लड़ने आएंगी तो आपको बता दूं कि हमारा देश जैसे आज बनारस, मैं तब भी कह रहा था आज भी कह रहा हूं, बनारस को इन्होंने क्या बनाने के लिए कहा था 2014 में? यदि कोई कहा था क्या बना? भैया ऐसा है, ये जो बता रहे हैं किस मिस करने का, अभी कंगना रनावत जी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है और कलाकार रही हैं, ठीक, उनके खिलाफ एक वो महिला है और महिला के ही खिलाफ इस तरह की अशोभनीय शब्द का प्रयोग करना अच्छा उचित है? और ये बता देख लीजिए, ऐसे इस तरह के चरित्रवान लोग सुनो, ये सब लोग रेड लाइट एरिया में जाने वाले हैं। राजीव गांधी इटली गए थे। मंडी का रेट पूछना कौन सा अशोभनीय है? आज क्या रेट संतरा बिक रहा है? राजीव गांधी इटली गए थे, सोनिया गांधी को लाए थे। कोई चरित्र कांग्रेसियों का धुला नहीं, सारे कांग्रेसी संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, बीजेपी का संकल्प पत्र है किस तरीके? मैं यही चीज कह रहा हूँ, बीजेपी वाले मुद्दे से भटकाते हैं। इन लोगों को मत बुलाया करिए अपनी डिबेट में, बाइडेन ना बुलाया करिए। एक मिनट सुन लीजिए पहली बात। अब आपने कहा संकल्प पत्र, मैंने ठीक से सुना नहीं। षड्यंत्र पत्र है, आपको जानकारी नहीं है। ये मोदी का ये, अरे आप बीच में मत बोलो ना, हमारा घोषणा पत्र है हमारा। और अब देखिए मैंने पहले ही कहा था ना कि भाजपा यही करेंगी। ये षड्यंत्र पत्र है, वैसे इसको MMS भी कह सकते हैं, मोदी का मैनिफेस्टो षड्यंत्र। हमने 2014 में भी देखा 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, और 2019 में 1.25 करोड़ देश को देंगे। क्या था? ये सारा देश जान चुका है। तो ये संकल्प पत्र नहीं है, षड्यंत्र पत्र है। देश को समझना पड़ेगा। अगर देश इनको फिर से लाती है 2024 में तो झूठे जुमले वादों और गारंटी की बात क्या? बिल्कुल षड्यंत्र पत्र है, लेकिन देश के विकास का षड्यंत्र किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास का, इनका भाजपा ने कबूल लिया, षड्यंत्र किया जा रहा है। देख लीजिए, भाषण बदलने का षड्यंत्र पत्र है। क्या कहेंगे? हमारी बात ये है, जो आज ये लोग उल्टा बोल रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई कांग्रेस देन है, जो शिक्षा हर जगह पे हर गाँव ग्राम के बाद परिवर्तन हुआ, सामाजिक और राजनीतिक। तुम बताओ भैया। अरे भैया, बात रायबरेली का था, रायबरेली का कह रहे कि रोड में खड्डे में रोड। एक कोरबा फैक्ट्री है अमेठी में एक कोरबा फैक्ट्री है। कोरबा फैक्ट्री क्या है, किस लिए काम करती है मालूम है यहाँ किसी को? जरा पूछ लीजिए। 2011 में डिफेंस की फैक्ट्री बनी वहाँ पे, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में बनी। वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए। इनको ये नहीं मालूम होगा कि कोरबा क्या काम करती है। पूछिए किसी से, कोरबा क्या काम करती है? पूछिए, जो अभी कह रहे थे गड्ढे में सड़क में गड्ढा, पूछिए कोरबा फैक्ट्री क्या है, क्या काम करती है कोरबा फैक्ट्री? दादा क्या है जो अमेठी में बनी है? अमेठी में जो फैक्ट्रियाँ है, अरे काम देखिए ना, मानता हूँ भैया, सुनिए, रायबरेली में
रेलवे कोच बहुत बड़ा था, गांधी परिवार ने खुलाया, लेकिन चलाया नहीं। कह रहे थे चलाने के लिए पैसा नहीं, चलो पैसा नहीं, बजट नहीं। बजट तो उनके जो काला धन जो इनके यहाँ ईडी छापा मार रही कांग्रेस सांसदों के पास था, लेकिन बता रही थी बजट नहीं। चलाया किसने? मोदी जी ने। देखिए ऐसा है, खोलना अलग बात है, चलाना बहुत ही कठिन काम है। और जो कठिनाई से लड़ ले, जो संघर्ष कर ले, अभी हवाई जहाज हमारे सुनिए, ऐसा है, अभी जो बात कर रहे हैं हवाई जहाज इनके बाप का था क्या? यदि इनके बाप का रहा हो तो बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बनारस को इन्होंने 2014 में चुनाव लड़ने की बात आई थी तो इन्होंने क्या कहा था? कोई जानता हो तो स्पष्ट जानता हो कहा होगा। आज भी बनारस में गड्ढा पे गड्ढा है, हमारे देश में गड्ढा पे गड्ढा है। अभी लखनऊ में चलिए गड्ढा दिखाऊं, बीजेपी का कार्यालय सड़क पे बना है, वहाँ जाम नहीं लगता। पहले के गड्ढे के ये हमेशा के गड्ढे 10 साल में बने या टूटे हैं? 10 साल में कई बने। ऐसा है, 10 साल में गड्ढे बराबर टूटे हैं, 1 महीने में बनता है, बराबर बढ़ जाता है। नहीं बने नहीं, पहले गड्ढे ही नहीं बने। गड्ढे, अरे गड्ढे कहाँ, हमारे यहाँ पे गड्ढे कहाँ जाएंगे? ये हमारा आपका गड्ढा भर देंगे, ये इसमें क्या है? बच्चों का गड्ढा कहाँ जाएगा? नवयुवा बच्चे जो उनका गड्ढा आप कैसे भरोगे? आप नौकरी नहीं देना चाहते हो, आपसे कोई पत्रकार अगर डिबेट करता है तो आप कहते हो ये तो जुमला था, 2 करोड़ नौकरी आपका जुमला था। 35 रुपया किलो चीनी आप अमेठी में स्मृति ईरानी बेचवा रही थी, वो आपका जुमला था। तो हर चीज तो आप जुमला संकल्प पत्र ला रहे हो, तो जनता कैसे भरोसा करेगी आपके ऊपर? भैया किस तरीके से देखते हैं बीजेपी का? भाइयों बहनों, देश को बेच के मैं भी वहीं चला जाऊंगा जहां हमारे 3 सहयोगी गए हैं। अरे हाँ, समाजवादी षड्यंत्र पत्र और कांग्रेस पार्टी कलंक पत्र जो है जारी किया है। आज जो मुसलमानों की ये दुर्दशा हो रही है। भैया क्या कह रहे हैं, ये बीजेपी का संकल्प पत्र? हम इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों हमें तो पूछ लियो एक जो है अमेठी में एक तेल स्टैंड जो संजय गांधी हॉस्पिटल बना है, ये इन्होंने बनवाया था क्या? जो बोले भाजपा वाले बोला अभी, ये इन्होंने बनवाया था। ये कांग्रेस का परिवार है, कांग्रेस ने बनवाया, हर चीज बनवाया वहाँ पर। बेटा क्या बेटा इन्होंने भाजपा वाले संजय गांधी का। कांग्रेस ने गौ हत्या प्रतिबंध के लिए आंदोलन करने वाले 5000 संतों को 5000 गायों के साथ कत्लेआम इंदिरा गांधी ने गोली चलवाया था, वो नहीं याद है? क्या कराते हैं केशव मौर्य, क्या कराते हैं? क्या उनके यहाँ गाय नहीं कटती? उनके यहाँ गाय काटने का लाइसेंस है। अभी देखिए केशव मौर्य को, कल की सलवानी को देखिए। केशव तो अरे तभी अभी पैसा वाले 250 करोड़ रुपए लिए हैं। ये ऐसा है, ये उस तरीके के लोग खुदा तो गड्ढे में है जिंदगी में। सुनो, जितने लोग कांग्रेस प्रेमी रहे इंदिरा गांधी के जमाने के, वो तो चल गए, स्वर्गीय हो गए। अब यहाँ पर मोदी को समझने वाले लोग हैं। अभी कुछ लोग वृद्ध लोग बचे हैं, ये भी स्वर्गीय हो जाएंगे। कुछ लोग बचे हैं इसलिए कि एक लेंथ की सड़क बन गई, दूसरे खोदी जारी हो गई, दूसरे की खुदाई, हाँ, दूसरे की खोदी शुरू हो गई। विकासकारी वही तो करा, खोदी देश में, खोदी देश में खोदी और देश में होगी, बाकी सब है निरोगी। संकल्प पत्र से कुछ है? कुछ नहीं है देश बेचने का। इनका जो जुमला दलाली रोड स्तर पर नहीं आएगी तब तक इन लोगों को कोई फायदा नहीं। जब तक दलाली रोड स्तर पर नहीं आएगी, दलाली नहीं। देखिए अडानी अंबानी का ये जुमला पत्र है, अडानी अंबानी के लिए काम करने वाले के। सफेद बाल है, काला किए हुए हैं, इसलिए अच्छे दिन में है। तो देखिए काजल जी, लखनऊ में जो है बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसको लेकर के तमाम जनता का अपना मत है, अपना मूड है। क्योंकि आम चुनाव है तो आम चुनाव में सभी पार्टियां अपना अपना संकल्प पत्र और घोषणा पत्र और तमाम तरीके के मैनिफेस्टो जारी करती हैं। उस पर कितना असर पड़ता है, हर आदमी की जनता के मन की बात है ये, और कितना किसको लाभ मिलने वाला अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जी सत्येंद्र, ये आप
जो जनता है, जनता की मन की बातें तो है लाइव इंडिया हर दिन जो है चुनावी दंगल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है और जनता की मर्जी है, जनता किसी के भी बारे में कुछ भी कहे वो जनता की मर्जी है। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की बातों को, जनता के मूड को लोगों तक, जो अन्य दर्शक है और तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र। हमारे साथ और भी कई सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पटना से संजय जुड़े हुए हैं और भी कई सहयोगी हैं। बता दें कि जेएमएम कार्यकर्ता सूरज भी हमारे साथ है। हम जाएंगे सूरज की ओर, लेकिन सबसे पहले हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी संजय से। संजय, इस वक्त आप बिहार के किस लोकसभा क्षेत्र में हैं और क्या है वहां के जो जनता है उनका मूड? संजय। इस वक्त पटना के जदयू दफ्तर के बाहर हैं और कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है और इस वक्त जदयू दफ्तर के अंदर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की है और बूथ स्तर पर किस तरीके से 40 में से 40 सीट एनडीए के खाते में कैसे जाए और जो 16 सीटें जदयू के खाते में गया है उसमें पहले चरण के जो मतदान होने हैं उसमें जदयू भी शामिल है। तो ऐसे में जदयू जो है वो चाहती है कि किसी तरीके से जो 40 सीट है वो एनडीए के पाले में जाए, एनडीए के खाते में जाए। इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू दफ्तर में बैठक बुलाई, जिसमें जो है बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री और अपने पार्टी के यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मौजूद थे और उन्होंने वर्चुअल तरीके से जो है बैठक की है अपने जिला उपाध्यक्षों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ और जिला के प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की है और उन्होंने जाना है कि आखिर किस तरह से बूथ स्तर पर एनडीए के वोट पड़ेंगे और उसको लेकर ये तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। करीबन आधे घंटे तक ये बैठक चली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से अपने पार्टी का कमान अपने हाथों में लिया है तब से लगातार वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं और दिल्ली से लौटने के बाद वो लगातार अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते रहते हैं। पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो एक एक चीज़ों पर जानते हैं कि आखिर पार्टी कैसे मजबूत हो। याद होगा कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी जो है जदयू बन चुकी थी और ऐसे में जो है कह सकते हैं कि इस वक्त बैठक खत्म हो गई है और सभी नेता अपने अपने निम्न स्थानों के लिए निकल पड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण देखा जा रहा है क्योंकि पहले चरण के जो मतदान होने हैं 19 अप्रैल के हैं और काफ़ी कम समय बच गया है। मात्र आज से करीबन 4 से 5 दिन ही बचे हैं और उसके बाद जो है आदर्श आचार संहिता के देखते हुए जो भोपू है और वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भोपू बंद होने से पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के तमाम जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनके साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है और तमाम मुद्दों पर उन्होंने जाना है कि आखिर जो हमारी 16 सीट है उसमें जदयू के कितने खातों में सीट आ रही है और कितने कब्जे में है। तो ऐसे में 16 सीटों पर अपनी बढ़त बनाने के लिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में 17 सीटें जदयू को मिला था जिसमें 16 सीटें ही काजल जीत पाए थे जदयू ने और 1 सीट हार गई थी, जिसके वजह से जदयू चाहती है कि 16 में से 16 हो क्योंकि इस बार फिर घट कर नहीं हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पलटी मारा है, अपनी पाला बदला है, उसके वजह से नीतीश कुमार को कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि उन्होंने अभी 2 से 3 दिन पहले ही यात्रा से लौटे हैं और लगातार वो यात्रा पर हैं, अपने रथ से रवाना हो चुके थे और रथ से रवाना होने के बाद जब वो पुनः पूरे बिहार के जो तमाम जिले हैं उनमें उन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद जो है आज उन्होंने जिला उपाध्यक्षों के साथ बैठक की है, जिला प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की है। तो एक बहुत बड़ा मायने रखता है इस बैठक का, क्योंकि पहले चरण के जो मतदान होंगे उसमें क्या जदयू और एनडीए के जो खाते हैं वो कितने खुल पाएंगे, क्या कितने सीटों पर उनकी बढ़त होगी, क्योंकि पहले चरण के जो मतदान होंगे उससे अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में क्या वस्तु स्थिति है। जी काजल। हाँ जी संजय, तो आज
बिहार में नीतीश कुमार ने बैठक भी की और एनडीए को और मजबूत बनाना है, किस तरीके इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं की है, जैसा आपने बताया। आज मैनिफेस्टो भी भारतीय जनता पार्टी किया है संजय, और इस मैनिफेस्टो को लेकर के भी कई तरह के बयान और तर्क और वितर्क दिए जा रहे हैं। लगातार जो है हम विपक्षियों की बात करें, बिहार विपक्षी की बात करें तो लगातार कई तरह की चीजें भी सामने आ रही है, और पूरे जगह के हर इलाके की अगर कांग्रेसियों की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं संजय। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तमाम चीज़ों पर चुप्पी साध ली और वो रवाना हो गए। लेकिन जो जदयू के राज्यसभा सांसद हैं संजय झा ने सीधे शब्दों में कहा कि जो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो हैं वो सारे मैनिफेस्टो पूरे देश के लिए हैं और देश के हित के लिए हैं। जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है जिसमें कई मुद्दों पर खास तौर पर फोकस किया गया है। मछुआरों को, ओबीसी, ईबीसी और सभी जाति और सभी तबके को लोगों को इसमें खास तौर पर ख्याल रखा गया है। 2047 तक जो है वो विकसित भारत बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आज राजनाथ सिंह ने भी जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था उस वक्त उन्होंने कहा कि 24 कैरेट सोने के बराबर है मोदी का गारंटी। तो यानी कहीं ना कहीं जो मोदी की गारंटी है उस पर उन्होंने मोहर लगाई है और कहा है कि देश विकसित होगा तो राज्य विकसित खुद ब खुद हो जाएगा। और जब देश विकसित होगा और राज्य विकसित होगा तो जाहिर सी बात है कि देश तरक्की करेगा। तो ऐसे में उन्होंने रोजगार का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जो महिलाएं हों, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यानी जब आत्मनिर्भर भारत होगा तो लोगों को नौकरियां मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद रोजगार करेंगे। तो ऐसे में आत्मनिर्भर की बात मोदी ने आज मोदी के गारंटी में मैनिफेस्टो में ये जारी किया गया है। मछुआरों को खास तौर पर देखा गया है। जो श्रमिक हैं उन्हें भी फायदा होगा, जो कुली हैं उन्हें भी इससे फायदा होगा। तो ये मैनिफेस्टो में दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात यह है काजल कि इस मैनिफेस्टो में जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बातें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए बताने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है इस बात को लेकर आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्होंने ही भ्रष्टाचार किया है। जो बीफ की कंपनियों के साथ उन्होंने डील कर करोड़ों रुपए लिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, तो उसका खुलासा जब हो गया है तो उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से पैसा लिया है, उनका ये भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? ये तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग मैनिफेस्टो के जरिए आमने सामने हो चुके हैं। वहीं तेजस्वी के परिवर्तन पत्र को लेकर भी जो मैनिफेस्टो जारी किया गया आरजेडी की तरफ से, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 26 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। वो 1 करोड़ नौकरियां कैसे दे देंगे? जो जदयू के सांसद हैं राज्यसभा संजय झा, वो कैसे कह सकते हैं? एक तरफ कांग्रेस अलग मैनिफेस्टो जारी करती है और दूसरी ओर जो है आरजेडी अलग मैनिफेस्टो जारी करती है। तो आखिर वजह क्या है? ये पार्टी इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं दिखावा है और लोगों को जो है इसमें भ्रामिक फैलाया जा रहा है। और ये जो 1 करोड़ नौकरी देने की बात है तो ये कहाँ से नौकरियां देंगे? बिहार सरकार में उन्होंने कितनी नौकरियां दे दी और कौन से विभागों में उन्होंने नौकरियां दे दी? जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे नौकरियां कैसे मिल जाएगी? ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है संजय झा ने सीधे तौर पर जो है तेजस्वी यादव के परिवर्तन पत्र पर निशाना साधा। तो वही मोदी की गारंटी वाली मैनिफेस्टो पर उन्होंने मोहर लगाई और सीधे तौर पर कहा कि ये देश और राज्य दोनों विकसित करेगा। जी काजल। धन्यवाद संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चुनावी दंगल में और इन सारी चीजों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चूंकि चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है और चुनाव को लेकर के सभी जो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है सभी पार्टियां, इंडिया गठबंधन की बात हो या एनडीए की बात हो, सक्रिय होते जा रही है। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे मेहमान की ओर जो कि सूरज है, सूरज जेएमएम कार्यकर्ता है, जुड़ेंगे उनसे। सूरज, आपका स्वागत है लाइव इंडिया हर पल के चुनावी दंगल पेशकश में। आपसे सवाल है कि जिस तरीके से लगातार चीजें जो हैं वो सामने आती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, ऐसे में सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे आपका क्या कहना है सूरज? देखिए, ये मैनिफेस्टो जो है, कभी भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पर काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है
हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई करके सीट को निकालना। पिछले पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि ये सिर्फ राम मंदिर के नाम से अभी निकलना चाह रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भाजपा वालों से जानना चाहते हैं, अगर आप हिंदू की हित की बात करते हैं तो क्यों न सारे धार्मिक हिंदुओं का जो मंदिर है उसको सरकारी तंत्र से मुक्त करते हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है वो कंप्लीट झूठा है और ये झूठे वादे करके ही ये चुनाव जीतते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव में यहाँ के जनता ने इनके झूठे वादों को नकारा है और इस बार यहाँ लोकसभा में झारखंड से 14 सीटों पर इनका सफाया होगा और महागठबंधन के उम्मीदवार पूर्ण मतों से विजय होगी। सूरज, लेकिन यहाँ पे अगर हम चीजों को देखें और चीजों पे गौर करें तो लगातार कहा जा रहा है, अगर चूंकि जो लाइव इंडिया हर्पल है हमारा जो संस्था है वो लगातार आम जनता से जुड़ने का काम कर रही है, चाहे वो चुनावी चौपाल हो चाहे वो चुनावी दंगल हो। तो ऐसे में जनता की जो बातें हैं वो दोनों ही तरफ की होती है, चाहे हम बात कर लें इंडिया गठबंधन की बात कर लें या फिर हम एनडीए की बात कर लें, तो दोनों में कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलता है कि आम जनता सीधे तौर पे जो मुद्दा बताती है इस बार के चुनाव में आगे बढ़ने का, किसको आगे बढ़ाएगी, इस तरीके के मुद्दों पे जब बातचीत होती है तो आम जनता का कहना है कि वो राम मंदिर के नाम पर आगे बढ़ाएगी। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ने का काम करती है, कैसे सूरज? देखिए, अगर राम मंदिर के नाम पर हम आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं, अगर वो हिंदू के पार्टी है तो फिर सारे हिंदुओं के मंदिर को सरकारी तंत्र से क्यों नहीं मुक्त कर देते हैं? सारे मंदिर में प्रशासन का बोलबाला है, सरकार का बोलबाला है। अगर वो हिंदू के हितैषी है तो सारे मंदिरों को उनको सरकारी तंत्र से मुक्त कर देना चाहिए। ये कंप्लीट ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वो सत्ता पर आना चाह रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पंकज है देवघर से। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका स्वागत है चुनावी दंगल में हमारे इस शो में। आपसे जानना चाहेंगे कि सूरज ने जिस तरीके से भी जेएमएम कार्यकर्ता सूरज हमारे साथ हैं और उन्होंने कई तरह की चीजें कही भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ये इस आम इंसान होने के नाते या फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आपके अनुसार सूरज ने जो भी बातें कही इस पे आपका क्या जवाब होगा पंकज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ही नहीं पूरे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक मैनिफेस्टो को लाया है, जिसमें पूरे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनेगा और हर क्षेत्र में, चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, भारत आत्मनिर्भर रहेगा और हम नंबर 1 पर अर्थव्यवस्था में भी आने वाले हैं। मोदी जी यह पूरे 5 साल में पूरे भारत को नंबर 1 पर अर्थव्यवस्था में भी लाएंगे। यहाँ के जीवन स्तर लोग खुशहाल रहेंगे। हर लोग को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आवास की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था, लोग भोजन की व्यवस्था, अन्न का व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड, ऐसी व्यवस्थाओं को देकर आम जनता को व्यवस्थित करने के लिए और उसकी हर सुख सुविधा को देने के लिए मोदी जी दृढ़ संकल्पित हैं। मोदी जी चाहते हैं कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र भारत बने और उसमें हर लोग खुशहाल रूप से रह सके और पूरा भारत एक ऐसा भारत हो क्योंकि विश्व यह माने कि भारत पूरा विश्व का नेतृत्व कर सके। ऐसे योजना और प्लान मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी को मैनिफेस्टो को इस तरह से तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ना जाति, ना धर्म, ना व्यक्तिवादी है। यहाँ पर एक नीति सिद्धांत के तहत दल चलता है और साथ ही साथ एक मैनिफेस्टो के अनुसार एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम जो है पार्टी करती है। और ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहा जाए कि जब से 2014 से बने हैं, एक भी वह केंद्रीय मंत्री हो, एक भी कोई घोटाला में किसी पर आरोप प्रत्यारोप तक नहीं लगा। इससे पहले 2014 के पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकारें थी,
वह हर महीने एक न एक कैबिनेट मंत्री वह जेल जाता था। और आज भी आप देखिए कि देश में कई प्रदेशों में यूपीए की सरकार है, उसके नेता, उसके मुख्यमंत्री, उसके जो है मंत्री, उसके सचिव आज भी जेल के सलाखे में जा रहे हैं, क्योंकि वह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, वह जो उनकी आदत है वह आदत के अनुरूप वह करते हैं और अंत में जेल जाते हैं। और वह जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे केंद्र सरकार फंसा दिया है। मैं वैसे नेताओं, जेएमएम के नेताओं, कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, समाजवादी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में पैसे निकलता है, जमीन के कागजात निकलता है, क्या उसने मोदी सरकार के लोगों ने रख दिया है? आप भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे और बदनाम मोदी जी को करेंगे। ऐसे लोगों को मोदी जी हिदायत देते हैं कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी न भ्रष्टाचार से कभी समझौता किया है और न करेगी। और अगर कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं 1983 में जब सरकार यूपीए का था, उस समय 1-1 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के लिए, वोट देने के लिए एक सांसद उनके लिए थे। शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी, ऐसे सरीखे नेताओं ने 1-1 करोड़ रुपया लिया। बाद में यूपीए के ही शासनकाल में ये लोग जेल गए, उसमें मोदी जी नेता नहीं थे। मैं पूछना चाहते हैं, कब इस भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे? कब ये लोग भ्रष्टाचार बंद करेंगे? आपको एक विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र अगर बनाना है, तो आप भ्रष्टाचार से इन नेताओं को, यूपीए के नेताओं को छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ विकास के जो बीजेपी कार्यकर्ता थे और जिन्होंने अपनी बातों को रखा, ऐसे में अमित का क्या कहना होगा? कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ अमित है, जिस तरीके से इन्होंने बातों को रखा, कहा कि मोदी सरकार के अलावा और कोई सरकार ऐसी नहीं है कि भारत उनके हाथों में दी जा सके और भारतीय जनता पार्टी के अलावा नहीं। इन सारी बातों पे अमित, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अमित, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा का जो आज मैनिफेस्टो आया है, यह झूठ का पुलिंदा है। भाजपा वाले सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं अभी बातें सुन रहा था इनकी, भ्रष्टाचार के बारे में आप ना ही बोलें तो अच्छा होगा। जिस जिस राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकारें चुनी गई थी, चाहे आप देख लेंगे महाराष्ट्र में, बिहार में, गोवा में उस समय क्या स्थिति थी, और भी अनेक राज्यों में ये मामला प्रकाश में आया है कि भाजपा किस तरह चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को अपदस्थ करने का काम करती है। और इसीलिए ये ऐसी बातें न करें। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी रहा करते थे, अब वो बातें भी लोग देख चुके हैं कि कैसा भ्रष्टाचार का वो भी एक नमूना देश के सामने आया था। और मैनिफेस्टो की बातें करते हैं। मेरा मुख्य रूप से 2 बातों पर है जोर। एक तो मोदी जी रोजगार की बात करें, देश में बेरोजगारी चरम पर है। आपने मोदी जी वादा किया था कि देश में प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं, आपके पास कोई जगह नहीं है। महंगाई की अगर आप बात करें, आप उस समय देखेंगे खाद्यान्न में आटा की कीमत उस समय क्या थी, सरसों तेल की कीमत क्या थी, गैस सिलेंडर उस समय 400 कुछ रुपए में मिलता था, आज के 150 रुपए के आसपास मिल रहा है। और एक बहुत मैं चर्चित बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी जब बयान अपना दिया करते थे, जब लंबी लंबी भाषणें दिया करते थे चुनाव के दौरान, बोलते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपए और कितना गिरेगा, इससे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो मोदी जी आज डॉलर 80 के पार हो गया, क्या इससे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिरेगी? क्या 2047 का जो आपका ये दे रहे हैं कि विकसित भारत का, आपको पता है कि डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या है अभी लेटेस्ट स्टेटस हमारे देश का? मोदी जी लंबी लंबी बातें नहीं कीजिए, भ्रष्टाचार के बारे में आप नहीं बोलिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी रिसेंट जो मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसमें यह पूरे देश के सामने जग जाहिर हो गया है कि उसमें चंदा जो है आपको, भाजपा को, उसमें क्या है पूरा मामला और आपने किन किन लोगों से चंदा लिया। और पूरी तरह आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और आपके पास 2 इंपॉर्टेंट टूल है, आप सीबीआई को यूज कीजिए, ईडी को यूज कीजिए, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को डराने का, धमकाने का, पस्त करने का प्रयास कीजिए। इनका मैनिफेस्टो कुछ नहीं है, बस एक झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारा 5 न्याय का वादा है। युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, और एक और हमारा है जो श्रमिकों को लेकर, श्रमिक, युवा, महिला, इन सबों पर हमारा जो 5 दिया हुआ है कि हिस्सेदारी न्याय। एक तो युवा न्याय
कि हम लोग बातें कर रहे हैं कि 30 लाख युवाओं को हम लोग नौकरी देंगे, पेपर लीक से मुक्ति, गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा। उसके बाद दूसरा, अगर हम श्रमिकों को देखें तो 25 लाख तक उनको मुफ्त चिकित्सा सेवा मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण है, 400 रुपए न्यूनतम उनको श्रमिक को उनकी मजदूरी मिलेगी। मनरेगा में भी 400 रुपए किया जाएगा। अगर हम महिलाओं के लिए देखें तो कामकाजी महिलाओं को सावित्रीबाई फुले हॉस्टल की जो संख्या है उसको दोगुनी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई तरह की बातें कही और महागठबंधन के समर्थन में जो है क्या माफ कीजिएगा, हमें अमित जी ने बहुत सारी बातें कही। तो ऐसे में सूरज से हमें जानना है कि सूरज, आप कितने सहमत है चीजों को लेकर के, बातों को लेकर के? सूरज, सूरज आपसे यही सवाल है हमारा कि हमने कांग्रेस कार्यकर्ता अमित की भी बातें सुनी, बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी हमने बातचीत की, पंकज जी से हमने बातचीत की। आपसे ये जानना है कि जिस तरीके से झारखंड राज्य में चुनावी चीज़ों को लेकर के या फिर जनता की चीज़ों को लेकर के जो भी सरकारों को करनी होती है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम झारखंड सरकार की ही बात करें तो जनता का मानना है कि वो विफल है। तो कांग्रेस की बात को अगर हम कुछ देर के लिए साइड कर दें और बीजेपी की भी बातों को, तो इसमें आप क्या कहेंगे सूरज? हमारे साथ सूरज जो हमारे साथ जुड़े हुए थे जेएमएम कार्यकर्ता, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम पंकज की ओर चलेंगे सीधे। पंकज, आपसे यही सवाल होगा कि अभी सीधे तौर पे हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता अमित थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही और सीधे तौर पे अपने मैनिफेस्टो को जाहिर किया। आपके मैनिफेस्टो पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस मैनिफेस्टो पे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे? पंकज, देखिए, कांग्रेस का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, न नीति है, न सिद्धांत है। वो केवल जातिता और धर्म की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये स्पष्ट करते हैं कि हम युवाओं के हित में देश का, युवाओं को विकास चाहते हैं, हम महिलाओं का विकास चाहते हैं, हम किसान का विकास चाहते हैं, हम गरीब का विकास चाहते हैं। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर देश में हर जाति होगा, वह युवा होगा, महिला होगा, किसान होगा, गरीब होगा। इस चारों के हित में हमारा मैनिफेस्टो है और कांग्रेस का एक ही मैनिफेस्टो है। और जाति और धर्म के नाम पर वोट लेना और उसके अलावा कांग्रेस के पास कोई अपनी मैनिफेस्टो नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। जनता के बीच में भी कांग्रेस के लोग अगर जाते हैं तो केवल जातिता के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं, कोई नीति सिद्धांत नहीं है। और एक ही परिवार के लोग, वो सारे के सारे लोग, वो सांसद बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, या अपने परिवार के लोगों को कुर्सी पर बैठाना चाहता है। इनकी कोई मैनिफेस्टो नहीं है, केवल जाति धर्म और अपने आप को केवल अपने तिजोरी को भरना, यही कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। और भारतीय जनता पार्टी एक देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए और समाज के लिए काम करने वाला पार्टी है। मोदी जी ने यह तय कर दिया है और इसके लिए पूरा भारत, आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व चाहता है कि मोदी का जो मैनिफेस्टो है, मोदी का जो नीति है, मोदी का जो सिद्धांत है, उस पर पूरा देश चलने के लिए आज तैयार है। और ये लोग को अब चाहिए कि मोदी की राह पर चलकर एक विकसित राष्ट्र, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें ये लोग सारे पार्टियां को साथ देना चाहिए। और यही प्रमाण है कि आज सारे दल के लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो कांग्रेस में, जेएमएम में, आरजेडी में, समाजवादी में या विपक्षी पार्टियां में, वो अच्छे नेता आज मोदी की राह पर चल पड़ा है। और प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और एक विकसित राष्ट्र बनाने का, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सबका सहयोग देने के लिए मोदी की राह पर पूरा देश आगे बढ़ा है। और मैं इन नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि आप भी जाति धर्म से ऊपर उठकर मोदी के रास्ते पर आए और युवा, महिला, किसान और गरीबों के हित में काम करें, तभी 2047 तक मोदी जी का जो सपना है वह साकार हो सकेगा।
पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारी बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे पास रखने के लिए। रुख करते हैं हम बोकारो से, हमारे सहयोगी इकबाल जुड़े हुए हैं। इकबाल, इस वक्त आप बोकारो के, माफ कीजिएगा, झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र में हैं और वहां की जनता का क्या कुछ मूड है, बताएं चुनाव को लेकर के। इकबाल, आप इस वक्त झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र में हैं और वहां पे जनता का क्या मूड है चुनाव को लेकर के, चुनावी चीजों पर क्या कुछ जनता कहती है? इकबाल, हमारे साथ हमारे सहयोगी इकबाल थे जिनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। तो आज कई तरह की बातें हुई हमारे चुनावी दंगल इस प्रोग्राम में कई तरह की बातों पर हमने चर्चा की। चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया और मैनिफेस्टो में कई तरह के तर्क और वितर्क भी मिले। हालांकि कांग्रेस ने भी पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था और तरह तरह की चीजें हमने देखी। हमारे साथ सभी हमारे सहयोगी जुड़े और कई हमारे साथ मेहमान भी जुड़े। फिलहाल के लिए चाहूंगी इजाजत और इसी के साथ फिर से कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी चुनावी दंगल में। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।